फिर लौटते हैं अध्याय दूसरा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। और इस अध्याय में हम देखने वाले हैं जल, और इस जल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हम भूमि, मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं, और यह तीसरा अध्याय, तीसरा अपना वीडियो है। और इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं जल का परिचय। लवणीय जल पृथ्वी का मूल्यवान पदार्थ होता है। जल चक्र, जल का उपयोग, जल प्रदूषण के कारण, जल उपलब्धता की समस्याएं और जल संसाधनों का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जब हम जल की बात करते हैं तो यह जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय, हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 हिस्सा जो है वो जल से ढका होता है, और बाकी इलाका जो भूमि के दायरे में आता है। और इसीलिए हम पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रमाण होने के कारण पृथ्वी को हम जल ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं, वाटर प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट हम कहते हैं। और आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है, और इसका 70% भाग है बर्फ के नीचे ढका हुआ है। जैसे बर्फ की चादर हिमालय के रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ये इलाका 70% भाग बर्फ से ढका हुआ पाया जाता है। और केवल 1% अलवण जल जो पीने लायक है, 1% अलवण जल उपलब्ध है, और वो भी मानव उपभोग के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन वो भौम जल मतलब भूमिगत है, नदियों में है, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में उपलब्ध है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा इलाका कितने प्रतिशत में पानी से भरा हुआ है, यहाँ बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ओशन वाटर है, ग्लेशियर्स में कितना है, ओशन वाटर में 97.2% है, ग्लेशियर्स में 2.15% है, ग्राउंड वाटर में 0.61% है। जैसे ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, लेक, आइलैंड, सीज, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स। तो ये इस तरीके से पृथ्वी पर पानी किस किस इलाके में कितना प्रतिशत में पाया जाता है, ये यहाँ बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए, एक अगर टपकता नल है और वह 1 साल अगर टपकता रहता है तो वर्ष में लगभग 1200 लीटर पानी नष्ट होता है। 1200 लीटर पानी नष्ट होता है। तो ये एक टपकने वाला, मतलब ये वन ड्रॉप, बूंद बूंद अगर टपकने वाला एक नल है तो वो लगभग 1200 लीटर का पानी वेस्ट होता है। और यहाँ भी बताया गया है कि एक इंसान, केवल एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन औसतन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है। और वो उसमें बताया गया है कि पीने के लिए कितना, खाना बनाना, नहाना, शौचालय, वस्त्र धोना, बर्तन धोना, बागवानी करना, कुल 135 लीटर है। तो इसमें देखिए पीने के लिए 3 लीटर पानी हम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाना 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर, वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, बागवानी के लिए 23 लीटर। इस तरह से 135 लीटर पानी हम खर्च करते हैं, जो भारतीय नागरिक औसतन प्रतिदिन खर्च कर लेता है। अगला मुद्दा देखते हैं हम, अलवणीय जल। और उसको कहा गया है कि पृथ्वी का एक मूल्यवान पदार्थ है।
पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि हम उसको बोलते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र। तो यह पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है और यह निरंतर गतिशील है। वो आकृति के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ओशन है। ओशन से सूरज की रोशनी के कारण इसका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन से कंडेंसेशन होता है। जब ऊपर जाता है तो वो ठंडा होता है और उसके बूंद बूंद बन जाते कंडेंसेशन होने के बाद, और वही वो गिरने लगते हैं और ये गिरने के बाद इस तरीके से भूमि पर आते हैं, जो प्रवाह के साथ नदी के साथ आ जाते हैं। कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड चला जाता है और फिर से ये नदियों के माध्यम से फिर से ये पानी यही लौट कर आता है। तो इसको बोलते हैं हम वाटर साइकिल या जल चक्र। तो जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं इस बताते हैं कि हम पीने के लिए करते हैं, धुलाई के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए, उत्पादन प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है, हम जो बिजली होती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, जल विद्युत, वो विद्युत भी उत्पादन करने के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। साथ साथ में कृषि तथा उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जल का उपयोग हो गया। जल का उपयोग विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में हम करते हैं। जल के बिना कोई भी कार्य करना आसान नहीं है। अगला मुद्दा देखते हैं, जल प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं। क्योंकि जल है वो पहले ही सीमित मात्रा में है और ऊपर से वो प्रदूषित भी होता है, जो पीने लायक नहीं रहता। तो उसके कारण देखिए कि पहली बात है, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी होती है, जिससे भारी संकट निर्माण हो जाता है। उसके कारण है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या को इतना पानी वितरित करना आसान नहीं है और इसीलिए पानी की समस्या निर्माण होती है। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग के कारण इसी अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ता नगरीकरण, जनसंख्या अगर बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, नगरीकरण होता है, विकास होता है, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दिन ब दिन बेहतर होता जीवन स्तर भी जल प्रदूषण के लिए एक कारण बन रहा है और इस तरीके से ये जल प्रदूषण के ये मुख्य कारण हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपने कभी जल बाजार के बारे में सुना है। महाराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर है। इसके पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यहाँ पानी की समस्या बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुकी है और इसीलिए यहाँ पानी का बाजार भी होता है। इतना ही नहीं, अगर वो इसी की बात किया कि हम बड़े बड़े शहरों में आज भी पानी खरीदी किया जाता है, क्योंकि बोतल हो या कैन हो के माध्यम से भी पानी को खरीदी करना पड़ता है। अगला मुद्दा है, जल उपलब्धता की जो समस्या है वो कैसी है, कि उसका स्वरूप क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जल की जो कमी है वो विश्व के बहुत सारे देशों में पाई जाती है और कई देश अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। उसमें से कौन कौन से होते हैं, जैसे मतलब अफ्रीकी देश होते हैं, पश्चिमी एशिया होते हैं, पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग होते हैं और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पानी की या अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है इन देशों को। और वे देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के
संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अगर अति उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी पानी की समस्या निर्माण होती है। और जो उपलब्ध जल स्रोत होते हैं उसमें भी अगर हम गंदा पानी छोड़ते हैं तो भी वो पानी की समस्या निर्माण होती है। तो ये हो गई जल उपलब्धता की समस्या। दुनिया में बहुत सारे देशों में ये पाई जाती है। यहाँ आपको चित्र बताया गया है, यही यमुना नदी का चित्र है, जहाँ वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव और कचरे के कारण प्रदूषित हो गया। ये गंदा पानी हो गया। ये यमुना नदी का चित्र दिखाया गया है और यह नदी का पानी इतना मल, औद्योगिक बहिस्राव और कचरे के कारण इतना गंदा हो गया है, जो पीने लायक बिल्कुल ही नहीं है। और एक मुद्दा है, जल संसाधनों का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने जल उपलब्धता की समस्या देख चुके हैं, जल उपलब्धता की समस्या में क्या क्या आते हैं ये देख चुके हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संसाधन का संरक्षण में हम इसको यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, उपयुक्त विधि से शोधित करना चाहिए, उस पर प्रोसेस करके, या मतलब जल अगर किसी कारखाने से अगर गंदा पानी निकलता है, इस्तेमाल किया हुआ वो पानी है, तो उसको कहीं और ना छोड़ते हुए इस तरह से कुछ यंत्र लगाने चाहिए या कोई तमसा टेक्नोलॉजी लगाकर उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना चाहिए, जिसके लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात है, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। जैसे मतलब वन का आवरण होता है, वनस्पति का आवरण होता है पृथ्वी पर, तो धरातलीय जो प्रवाह होता है उसको मंद करते हैं। मतलब जो जिस तीव्र गति से बहते चला जाता है वो तीव्र गति से बह के नहीं चला जाएगा और भूमिगत जल को पुनर्पूरित करते रहेंगे। मतलब अंडरग्राउंड पानी उपलब्ध होता रहेगा। और जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल संग्रह। जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ, जैसे कि हमने इसके पहले बताए थे, समुच्च रेखीय जुताई करना, समुच्च रेखीय रोधिकाय बनाना। इसी तरीके से हम पहाड़ी इलाकों से, जैसे पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में, जैसे पहाड़ी इलाका है, तो ये इस इलाके में जो बारिश होती है, ये बारिश का पानी तीव्र गति से निकल कर चला जाता है और इसीलिए इस ढलान के नीचे कुछ ऐसे गड्ढे बनाकर, नाले बनाकर वो ऊपर से आने वाला पानी यहाँ रुकना चाहिए। इस तरीके से हम व्यवस्था कर सकते हैं। और भी संरक्षण के कुछ उपाय बताएंगे हम। जल संसाधनों का संरक्षण किस तरह से करेंगे। देखिए कि जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों के सिंचित करने वाली नहरों के ठीक से पक्का करना चाहिए। जो नहरें होती है वो अगर बार बार रिसाव करती रहती है तो पानी का अपव्यय होता है। उसको रोकने के लिए नहरों के ठीक पास जो कुछ रिसाव होते हैं उसको पक्का करना चाहिए। दूसरा और कारण बता सकते हैं, रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को भी हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम अन्य साधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हुए सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है, क्योंकि स्प्रिंकलर से कम मात्रा में पौधों को पानी मिलता है, लेकिन वो समय समय पर हम देते हैं तो उससे पानी की बर्बादी नहीं होती और पानी का बचाव हो सकता है। बाष्पीकरण की दर भी अधिक अगर होती है तो शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, जिसको ड्रिप व्यवस्था बोलते हैं, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन बोलते हैं, ड्रिप अथवा टपकन विधि भी बहुत उपयोगी होती है। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप ये दोनों सिंचाई के लिए दो उपयुक्त विधि है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम पानी का बचाव या पानी बचा सकते हैं, पानी की सुरक्षा या जल संसाधन का हम संरक्षण कर सकते हैं ये तरीके अपनाकर। यहाँ आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हुए पानी, इस फवारे के साथ पानी जो है ये खेती मतलब ये पौधों के लिए दिया जाता है और इस तरीके से पानी का बचाव होता है कि कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को बचा सकते हैं। यहाँ आपको एक जल संरक्षण
वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? देखिए, वर्षा जल संग्रहण कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में अगर उसको लाते हैं तो उसको हम बोलेंगे वर्षा जल संग्रहण। और औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अगर 2 घंटे की अगर वर्षा है तो एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए एक उपयुक्त है। तो दोस्तों, हम इस अध्याय को यहाँ समाप्त करते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।